इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के कितना सीखा 2 का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या संदेश मिलता है। हाँ में हाँ लोक कथा से क्या संदेश मिलता है। तो इस लोक कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किसी भी बात में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। किसी की भी बातों में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। हमें सही बात करनी चाहिए। उत्तर में आप लिखेंगे, हाँ में हाँ लोक कथा से संदेश मिलता है कि हमें किसी की बातों में हाँ न मिलाकर सही बात करनी चाहिए। हमें सही बात करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, युवक माधो सिंह, यहाँ पर माधो सिंह आएगा। माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, युवक माधो सिंह के मन में पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का सपना उभरता था। उसके मन में ये सपना उभरता था कि हमारे गांव के जो खेत हैं वो सूखे पड़े रहते हैं, भूमि बंजर है, तो क्यों ना मैं पहाड़ काट करके सुरंग बना दूं और जो पहाड़ के उस पार नदी बहती है उस नदी का पानी हमारे गांव में भी आ जाएगा और हमारे गांव के खेत हरियाली से झूम उठेंगे। तो ये सपना उसका था, पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का उसका सपना था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नानी ने अदिति को टोकरी में बांधकर कौन सा फल दिया था। तो कौन सा फल उसको दिया था, उसकी नानी ने उसे टोकरी में बांधकर नींबू दिया था। क्या दिया था, नींबू। नानी ने अदिति को टोकरी में नींबू बांधकर दिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामश्री कविता में किस ऋतु की झलक मिलती है। उस ऋतु की 5 विशेषताएं बताइए। तो हमें उस ऋतु की 5 विशेषताएं बतानी हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, ग्रामश्री कविता में वसंत ऋतु की झलक मिलती है। कौन सी ऋतु की, वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वसंत ऋतु की 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं। बोर आने लगते हैं। वसंत ऋतु में कोयल मतवाली होकर गाती है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। 3 विशेषताएं ये हैं। आगे देखते हैं, 2 और विशेषताएं हैं। पीपल की पत्तियां झड़ने लगती हैं। पीपल की पत्तियां झड़ने लगती हैं। आंवले के पेड़ों पर आंवले लद जाते हैं। आंवले के पेड़ों पर आंवले लद जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजकुमारी ने विदूषक से चंद्रमा के विषय में क्या बताया। तो विदूषक से क्या बताया था उसने। उत्तर में आप लिखेंगे, राजकुमारी ने विदूषक से चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा सोने का बना है। चंद्रमा सोने का बना हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकमान्य तिलक की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। लोकमान्य तिलक की विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है। तो उनकी ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। आगे, बाल विवाह जैसी कुरीति का इन्होंने विरोध किया। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। स्वदेशी की भावना का प्रचार किया। ये कुछ उनकी विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें किसने कहा है ये हमें लिखना है। इन कथनों को किसने कहा है ये हमें लिखना है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है, ये किसने कहा था, ये मंत्री ने कहा था। चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, ये किसने कहा, ये जादूगर ने कहा था। मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
इसका स्वाद खट्टा है, ये किसने कहा था? ये नानी ने कहा था। इसका स्वाद खट्टा है, ये नानी ने कहा था। आगे देखते हैं, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ, ये किसने कहा था? ये माधो सिंह की पत्नी ने कहा था। अब आगे प्रश्न 3 है हमारा, अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर ये पंक्तियाँ अधूरी हैं, आपको इन्हें पूरा करना है। झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। जो हमने ये वाली जो लाइनें लिखी हैं, ये हमने अधूरी पंक्तियों को लिखा है, आगे इनको पूरा करके लिखा है। हो उठी कोकिला मतवाली, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी औ सेम फली फैली। तो ये इस तरह से आप इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, अपना अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। पहला, मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। तो मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका भाव है? तो भाव में आप ये लिखेंगे, मलेथा गांव की धरती पानी की कमी के कारण बंजर थी। उसी गांव के एक बहादुर किसान माधो सिंह के अत्यधिक प्रयास से आज यहाँ पानी ही पानी है। मलेथा गांव में अब हरी भरी फसलें होती हैं, क्योंकि जब वहाँ पर पानी की कमी थी तो वहाँ फसलें पैदा नहीं हो पाती थी और वहाँ की भूमि बंजर रहती थी क्योंकि पानी की कमी थी। तो माधो सिंह ने पहाड़ को खोदकर एक सुरंग बनाई थी और उस सुरंग से जो पास में नदी बहती थी, उस नदी का पानी उस गांव में आने लगा था और उससे मलेथा गांव में हरियाली ही हरियाली हो गई थी। मलेथा गांव में चारों तरफ हरी भरी फसलें होने लगी थी। तो ये इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है। आप इसके अर्थ में यही लिख देंगे, मलेथा गांव की धरती पानी की कमी के कारण बंजर थी। उसी गांव के एक बहादुर किसान माधो सिंह के अत्यधिक प्रयास से आज यहाँ पानी ही पानी है। मलेथा गांव में अब हरी भरी फसलें होती हैं। यहाँ पर ये जो PDF है, इसमें एक दो जगह कहीं कहीं पर मात्राओं की टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आप उस शब्द को सही लिखना। आगे देखते हैं हम अपने अगले, इसमें जो एक और पंक्ति दी गई है, पालकी पर लद कर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। इस पंक्ति का क्या मतलब है, भावार्थ क्या है इसका? इस पंक्ति में मंत्री द्वारा राजा की बात पर व्यंग किया गया है। मंत्री राजा से कहता है कि गंगा जी स्नान के लिए पालकी बहुत अच्छी सवारी है। गंगा जी के स्नान के लिए, क्योंकि राजा की इच्छा थी कि वो गंगा जी में स्नान करना चाहता था, ये राजा की इच्छा थी। वो अपने मंत्री से सलाह मांगता है कि कौन सी सवारी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो राजा मंत्री से पूछता है कि क्यों न मैं पालकी में बैठकर जाऊं। मंत्री कहता है, हाँ ये सवारी बहुत अच्छी है, पालकी तो बहुत अच्छी सवारी है, राजा की सवारी ही यही है। लेकिन फिर मंत्री कहता है, लेकिन पालकी में बैठकर जाना ठीक ऐसे ही लगता है जैसे मुर्दा इंसान को लोग उठा कर ले जाते हैं। तो आप क्यों जीते जी मुर्दा बनना चाहते हो? तो ये पंक्ति का भाव है, इसमें आप लिखेंगे, इस पंक्ति में मंत्री द्वारा राजा की बात पर व्यंग किया गया है। मंत्री राजा से कहता है कि गंगा जी स्नान के लिए पालकी बहुत अच्छी सवारी है, परंतु पालकी में बैठकर जाना तो ऐसे ही लगता है जैसे कि लोग मुर्दा इंसान को लेकर चलते हैं। अर्थात आप जीते जी ही मुर्दा इंसान बनना चाहते हैं। तो ये आप इसका भावार्थ लिख